नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गुप्तकालीन साहित्य, कला और विज्ञान। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहासकार शर्मा व्यास, A.L. श्रीवास्तव, झा श्रीमाली के अनुसार उस वक्त गुप्त काल के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। उनका शासन समाज, धर्म, कला, साहित्य की दृष्टि से उन्नत था। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी गई थी। गुप्त काल में जो है अनेक पुराणों का निर्माण हुआ था साहित्य के क्षेत्र में, जिसमें उनके ऊपर अनेक टीका भी हुई, जिसमें मूर्तिकला, सर्वदेववाद, अंधविश्वास, त्यौहार, उत्सव, कथाएं आदि का जो है इन पुराणों में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुप्त काल में अनेक उप पुराणों का भी सृजन हुआ। स्मृति साहित्यों का भी जो है सृजन गुप्त काल में ही माना जाता है। इसके अलावा काव्य के क्षेत्र में जो है रघुवंश, कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निविक्र, विक्रमोर्वशीय जो नाटक है, ऋतु संहार, मेघदूत, इसके अलावा भारवी, माघ, भट्टी, भरतमेट, भौमक, बुद्धघोष आदि भी कवि इसी युग में हुए। कीर्तार्जुनम, शिशुपाल वध, रावण वध, हयग्रीव वध, रावणार्जुनम, पद्म चूड़ामणि आदि काव्य लिखे गए थे। इसके अलावा शतक ग्रंथ भी लिखे गए थे। भर्तहरि ने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इसके अलावा अनेक नाटक साहित्यों का भी इसी काल में सृजन हुआ, जिसमें दूतवाक्यम, बालचरित प्रतिभा, अभिषेक, अभिमारक, प्रतिज्ञा, योग्य धर्म, स्वप्नवासोदत्ता, चारुदत्ता, दूत घटोत्कच, कर्णभार, ऊर्ध्वभंग, पंचरात्र, शूद्र का मृच्छकटिकम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। इसके अलावा अनेक कथाएं लिखी गई। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, नारायण दत्त हितोपदेश, दंडी का 10 कुमार चरित्र, सुबंधु का वासवदत्ता, अनेक काव्य शास्त्रों का भी सृजन हुआ था। व्याकरण की पुस्तक का सृजन हुआ। चंद्र गोविंद की चंद्र व्याकरण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, भर्तहरि की वाक्यपदीय शब्दकोश का भी सृजन हुआ। राजनीतिक ग्रंथों का भी सृजन इसी काल में हुआ। वात्स्यायन की कामसूत्र, कामंतक का नीतिसार। इसके अलावा जो है दर्शन साहित्य का भी गुप्त काल में सृजन हुआ था। ईश्वर का सांख्य की इसके अलावा विंध्यवासी का सांख्य शास्त्र, पतंजलि का योग शास्त्र, न्याय दर्शन, प्रमाण समुच्चय। इसके अलावा कला के क्षेत्र में जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अनेक जो है इमारतें, भवन, दुर्गों का निर्माण हुआ था। मंदिरों में प्रमुख रूप से जो है वो अनेक जो मंदिर थे वो नागर और द्रविड़ शैली के देखने को मिलते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, दक्षिण भारत में ऐहोल का लाड़खान मंदिर, उत्तर प्रदेश का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरी गांव का मंदिर अद्भुत और दर्शनीय है। अनेक स्तंभों का भी निर्माण हुआ है इसी काल में, जिनमें अभिलेख स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, स्मृति स्तंभ है, प्रयाग प्रशस्ति है, मेहरौली का लेख है, मंदसौर का लेख है, कुमारगुप्त का विलसड स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी लेख है। इसके अलावा अनेक चैत्य, विहार और गुफाओं का भी निर्माण हुआ। मूर्तिकला जो थी वो अत्यंत सौम्य, सजीव, तेजस्वी, जीवंत और आकर्षक थी। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो है अजंता, एलोरा, बाग की जो गुफाएं हैं, कन्हेरी की 14 नंबर गुफा, औरंगाबाद की 3 और 6 नंबर गुफा। इसके अलावा अजंता की पहली, दूसरी और 16वीं गुफा, एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसमें जिसे चित्रकला का अजायब घर कहा जाता है, अद्भुत है। इसके अलावा गुप्त काल में जो है विज्ञान, गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस काल के जो वैज्ञानिक थे इनमें प्रमुख आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त थे। इसके अलावा वराहमिहिर की जो पुस्तक है जिसमें वृहत संहिता, वृहत जातक और
महाभाष्यकार, लघु भाष्य, चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट की पुस्तक अष्टांग हृदय, धन्वंतरी, नवगीतम, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में इसी काल में रस, चूर्ण और तेलों का भी उल्लेख किया गया है। इसी गुप्त काल में जो है हस्तायुर्वेद घोड़ों और हाथी के उपचार का भी उल्लेख किया पाल काव्य के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा रसायन, भौतिक और धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई, जिसमें लौह शास्त्र, रस चिकित्सा के क्षेत्र में कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंगल, पारे की खोज इसी समय हुई थी। नागार्जुन की रस चिकित्सा पद्धति सोना, चांदी, लोहा, तांबू आदि धातुओं को गला करके रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बनाई जाती है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, जिसका भी उल्लेख उन्होंने अपने साहित्य में किया। षड्दर्शन में वैशेषिक शाखा का अणु सिद्धांत भी इसी में हुआ था। इस गुप्त काल का सबसे धातुकला के क्षेत्र में मेहरौली का जो लोह स्तंभ है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। इतिहासकार उसके बारे में ये कहते हैं कि आज भी वो जो 24 फुट का ऊंचा, लंबा, गहरा, 16 इंच का, 6.5 टन का और 1500 वर्षों से आज भी धूप और वर्षा में खड़ा है, जिसकी अभी तक जंग नहीं लगी, वो गुप्त काल की धातु कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इतिहास में एक नए विषय के साथ कल फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।